नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा और आप जुड़ चुके हैं भटनेट पोस्ट के साथ। आज हमारे साथ मुखातिब हैं एक चिर युवा जिनको हम कह सकते हैं, तो 60 वर्ष के हैं लेकिन देखने में लगता है कि आज भी 40-45 के ही हैं। मैं बात कर रहा हूं सरकारी सेवा से निवृत्त हुए, पीएमओ पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर MP शर्मा की। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रिटायरमेंट के बाद कैसे चल रहा है सब कुछ, क्या बदलाव हुआ है जीवन में, वो सब हम पहले जानना चाहेंगे आपसे। शुरू के 2-3 दिन ऐसा लगा जैसे सब कुछ खालीपन ये वो, क्योंकि जो मसरूफियत जो वहाँ पे बिजी था, जिस तरह की सरकारी गतिविधियाँ, मीटिंग, ये वो, रिपोर्टिंग और साथ साथ सर्जरी भी जिला अस्पताल में करनी, उसका भी एक लालच रहता था। तो एकदम शुरू में तो एकदम ये हुआ कि ये क्या हो गया। लेकिन धीरे धीरे खुद का हॉस्पिटल जो है उसको डेवलप करने की बात और काम करने के प्रति जो थोड़ा सोच इस तरह का था, तो धीरे धीरे एक्लिमेटाइज भी हुआ और दूसरे कामों में, पारिवारिक कामों में मसरूफियत बढ़ गई, तो अब सब कुछ नॉर्मल है। कहते हैं सर्जन और प्रबंधन दो शब्द है। वे डॉक्टरी करते हैं, आप पेशे में आते हैं तो आप सर्जरी करते हैं, सर्जन बन जाते हैं, लेकिन बाद में जब आपको जिम्मेदारी मिलती है मैनेजमेंट की, जैसे पीएमओ के तौर पर, तो ये प्रबंधन का काम भी देखते हैं। दोनों काम में कितना अंतर लगता है आपको, और या क्या सामंजस्य बिठाना कितना मुश्किल होता है या आसान होता है? प्रबंधन, मैनेजमेंट ये आधुनिक तो नहीं है, लेकिन मैं इसको मेरे हिसाब से आधुनिक मानता हूँ। और मैंने ये सीखा यहाँ पे पूर्व जिला कलेक्टर रहे नवीन जैन, जो हमारे MD रहे बाद में, उनसे। सर्जरी एक टीम वर्क है, सर्जरी करके आप वो काम कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट के साथ जो नए नए इनोवेशन सर्जरी में हुए हैं, जैसे लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी, दूरबीन से गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन की बात करें, पहले ओपन हो रही थी, ओपन करने के बाद में मरीज 5 या 7 दिन तक हॉस्पिटल में रहेगा और लेप्रोस्कोपी से 24 घंटे रहेगा। तो वो एक मैनेजमेंट का पार्ट उसको मान सकते हैं हम कि 24 घंटे बाद में पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, पैसा कम लगा, बेड ऑक्यूपेंसी हॉस्पिटल की कम हो गई, स्टाफ कम बिजी रहा, उसके परिवार वाले भी ईमानदारी में कम रहे। तो मैनेजमेंट से हम बहुत सारी चीज़ें बेटर वे में कर सकते हैं, जबकि हम डॉक्टर लोग ज़्यादातर, मेरा ऐसा मानना है, जैसे इससे पहले पीएमओ बनने से पहले मैं मैनेजमेंट के पार्ट में थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन मैंने बहुत अच्छा सा सीखा है इसको और बहुत बेहतर तरीके से। आप अच्छे सर्जन हैं, अच्छे फिजिशियन हैं, जो भी हैं, मैनेजमेंट को समझ के काम करते हैं, तो आप सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। चलिए, मैंने देखा कि 1986 में, यानी मैं आज देख रहा था पूरा कि भाई जब मैं 6ठी क्लास में था तब आप सरकारी सेवा में आ गए थे जी। 34 ईयर्स बहुत ज़्यादा होता है, और इस उम्र में, मतलब इस सफ़र में अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया आपके पास, खट्टे मीठे सब तरह के अनुभव होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि तमाम अनुभवों को चंद लफ्ज़ों में आप परिभाषित करें तो किस तरह करेंगे आप? देखिए, चंद लफ्ज़ों में तो कैसे, इतनी लंबा जो डॉक्टरी का जो जीवन रहा, पर मैं कभी एक जगह मेरा मन लगा ही नहीं। डॉक्टर बन गए, नौकरी में शुरू में दोस्ती ऐसे नेताओं से हुई, अश्किल टाग मेरे जिगरी दोस्त, मंत्री, तो डॉक्टरी में मन लगा ही नहीं। दूसरी चीज़ों में ज़्यादा भाग लेते रहे, फिर कभी मॉडलिंग के लिए चले गए, कभी कुछ और एक्टिविटीज़ में लगे रहे। सबसे पहले मैंने नौकरी लगने के कई साल बाद में, करीब 7 साल बाद, चूनावड़ में सबसे पहले मेरी जब पोस्टिंग हुई, सबसे पहले मैंने प्रैक्टिस क्या होती है वो सीखी, वहाँ पे 100-150 मरीज रोज़ देखना, और मुझे लगा कि हाँ, ये जो फील्ड है इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सारे पीड़ित ही आते हैं। और मुझे अगर सबसे कम शब्दों में कहूँ तो मैं ज़्यादा कर सकता था मेडिकल में, मैं उतना नहीं कर पाया, मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, दिल नहीं भरा कि आपने उपलब्धियाँ बहुत ज़्यादा हैं आपके नाम से, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक व्यक्तिगत सवाल है कि कहते हैं कि आपको जो चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, कि आपके काम काज से लोग बहुत प्रभावित होते हैं, आपने जो उपलब्धियाँ हासिल की है, खासतौर पर अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, तो 2 बार कायाकल्प अवार्ड दिलाना, मेंटेनेंस को लेकर एक्सीलेंट अवार्ड दिलाने, बहुत तरह के अवार्ड हैं, जो बहुत सूची बहुत बड़ी है, सबको कहना बड़ा आसान नहीं लगता यहाँ पर, लेकिन कुछ न चाहने वाले भी लोग होते हैं, है ना। और मज़ेदार बात यह है कि ये 2 वर्ग है, चाहने वाला और नहीं चाहने वाला, दोनों ही आपको भुलाने में सक्षम नहीं है। क्या जादू करते हैं, क्या ऐसा करते हैं आपके लोग, दोनों ही आपको बोलने के लिए तैयार नहीं है?
देखिए, आपने जो हॉस्पिटल ने ऊंचाइयाँ जो प्राप्त की, वो एक टीम वर्क था। ठीक है, टीम का लीडर मैं था, पर पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ और साथ ही साथ हनुमानगढ़ की जनता, तो जैसे ही मैंने कुछ बोला या जैसे मेरे मन में कुछ आया तो कोई न कोई अवतार लेके प्रकट हो जाता था कि हाँ ये काम हम करवाएंगे। ये तो मैं कृपा ही मान सकता हूँ, ईश्वर की कृपा रही। और वो लोग जो दूसरा ग्रुप जिसकी आप बात कर रहे हैं, ना भूलने वाला, तो हो सकता है कि मेरे प्रयासों में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर रहा होगा। मैं उनको इतना प्रभावित इस हिसाब से नहीं कर पाया, पर मुझे वो याद रखते हैं, चाहे किसी भी कारण से, वो मुझे अच्छा लगता है। उससे उनका भी धन्यवाद करूँगा कि मुझे, और ऐसा कुछ मुझे पता लगता है मैं इसको इम्प्रूवमेंट भी करूँगा कि एक ग्रुप वाले लोगों की संख्या बढ़े। ठीक है, चलिए डॉक्टर बनने की कहानी क्या है वो बता दीजिए। जैसा मैंने बताया कि गांव में, मेरा गांव सिकरोड़ी है, 5वीं तक गांव में पढ़े। उसके बाद में भादरा जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें वहाँ पे पढ़ाई की। तो 2 टीचर्स हमारे जिनका मेरी ज़िंदगी में, दोनों ही साइंस के नहीं, एक तो हमारे प्रिंसिपल, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं में आने के बाद प्रिंसिपल श्री रघुनाथ सिंह जी भदौरिया साहब, बहुत ही डिसिप्लिन मानने वाले, कड़क, किसी की भी नहीं सुनने वाले। दूसरे वो हमारे प्रिंसिपल थे। दूसरे नंदलाल सिंह जी राठौड़ मेरे गांव के ही थे, जो स्काउट के टीचर थे। और वो उनको एक था कि पानी की दिक्कतें होती थी, सारी ट्रेन पिलाने का पानी पिलाने का काम। तो उन दोनों का मैं जब नंदलाल सिंह जी मेरे गांव के थे तो बाबा साहब बोलते हैं उनको, तो उनको देखता था कि कितनी लगन है। अपनी बेटी की शादी में वो भाई को सौंप के बोले मैं ट्रेन का टाइम हो गया। ओहो, क्या बात। तो रघुनाथ सिंह जी, उनसे डर इसलिए लगता था कि उन्होंने अगर कुछ, तब टीचर्स थप्पड़ भी मार देते थे कि थप्पड़ मार दिया और घर पे पता लगा तो 1-2 थप्पड़ और भी लग जाएंगे। तो उनसे फिर उन्होंने कई बार कान पकड़ के बताया कि तुम जो मेरे को ज़्यादा इधर उधर खेल कूद में या लड़ाई खोरा जिसको मजे बोलते हैं कुछ लोग में था, उन्होंने कहा कि तुम इसको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ लगाओ। और नंदलाल सिंह जी ने खास तौर पे कि तुम पढ़ सकते हो। और वहाँ उस वक्त मैंने जब 10वीं पास करी तो 2 लोगों की फर्स्ट डिवीज़न आई थी पूरे तहसील में, मैंने तहसील को टॉप किया। क्या बात है। तो तब लगा कि शायद कुछ कर सकते हैं। इस तरह से डॉक्टरी का रास्ता जो है आता गया। और चलिए एक सवाल रहेगा कि 60 साल की उम्र है और 60 साल में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि जो ज़िंदगी है ये इतनी आसान तो है नहीं। इसमें जितना हम कठिनाइयों से जूझते हैं, कई बार सफलता मिलती है, कई बार विफलता मिलती है। अगर मैं पूरे 60 वर्ष की बात करूं और ख़ास तौर पे जब से आपने होश संभाला है, उस दौर को हम याद करना चाहेंगे जब जिसने आपको बहुत ज़्यादा विचलित किया हो, आपको लगा हो वास्तव में अब तो कुछ बचा नहीं है और अब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, और फिर आप प्रयास करते हैं। तो कोई ऐसा संस्मरण है जिसको आप याद करना चाहें? नहीं, जैसे नौकरी में ट्रांसफ़र वगैरह होते रहते हैं, इनकी तो मैंने कभी परवाह करी भी नहीं। और कई बार तो मेरी वजह से ही वो कंट्रोवर्सी में आने के बाद में होते रहे। नौकरी से मोह भंग भी हो गया था, वीआरएस भी लिया, कोर्ट में केस लड़ा, हाई कोर्ट से एक बार हारा फिर जीता, वीआरएस मंजूर हो गया। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजेंद्र जी के कहने से इसमें रहे। मुझे सबसे खराब जो मुझे लगा ना, वो जब इतनी ऊंचाइयों पे चल रहे थे और एकदम से पता लगा कि आप एपीओ हो गए हो, तो तब निराशा हुई थी भी ये क्या हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया। जबकि जो कारण थे मुझे समझ में नहीं आए, और जिन लोगों ने किसने कराया पर मुझे समझ में नहीं आया। तब कुछ दिन तक मैं होश ही नहीं, मतलब 6-8 महीने तक तो जयपुर में समझ नहीं पाया क्या हो रहा है ये। उससे उभरने में मुझे थोड़ा समय लगा। और इसके अलावा तो कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं रही होगी। चलिए जिंदगी की वो कहानी भी हम जानना चाहेंगे जिसने आपके सोचने का नज़रिया बदला हो, जहाँ पर वो कोई ऐसी बात याद है आपको?
नहीं, कोई एक ऐसी बात नहीं है। मेरे सीनियर फतेहपुर शेखावटी में थे, हालांकि उनकी बात को मैंने बहुत सालों बाद में रियलाइज़ किया कि हमारे पास जो भी कोई आता है ना, डॉक्टर्स के पास खास तौर पे, वो पीड़ित आते हैं। उनमें हो सकता है कुछ लोग न्यूसेंस भी करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं, तो हम उन पे हीलिंग हैंड रखें, बात ठीक से करें। और जब मैं खास तौर पे पीएमओ बना, प्रैक्टिस शुरू करी और पीएमओ बना, तो मुझे लगा कि कितने लोग एक तरह से पीड़ित हैं और याचक शब्द ठीक नहीं रहेगा, पर उस तरह से ही वो आते थे और हम इस पोजीशन में कि उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे एकदम ही सोच ही बदल गई। फिर वो मैंने मेरी प्रैक्टिस वगैरह की भी कोई, जबकि मैं प्राइवेट में था, 2 साल छुट्टियाँ लेके 2.5 साल काम किया, तो पूरी तरह से मैं प्राइवेट की तरह काम कर रहा था। जब वापस आया और उन लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं इनके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। और उसमें मुझे फिर नेताओं का और पब्लिक का, स्टाफ का, दूसरे साथी डॉक्टर्स का बहुत सहयोग मिला। तो उस वहाँ से थोड़ी ये कहानी इस तरह से शुरू हुई, हाँ ये कर सकते हैं। चलिए, रिटायरमेंट के बाद यानी तकरीबन 1 महीना अब हो गया और अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे। इस तरह की चर्चाएं होने लगी हैं हर जगह कि डॉक्टर MP शर्मा का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बीच में एक बात आई कि आप राजनीति में पदार्पण करने वाले हैं, तो इस तरह की कोई सुगबुगाहट, तो उस रहस्य को बेपर्दा कब करेंगे आप? नहीं, कोई रहस्य नहीं है। कई बार जैसे आप बिना सोचे समझे बोलते हो या कोई बात कह दी जाती है, जैसे मैंने बहुत बार आपसे भी पूर्व में यहाँ पे इंटरव्यू जो हुआ है, तो मैंने कहा राजनीति मुझे आकर्षित करती रही है। ये एक शब्द है अपने आप में, ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि मैं राजनीति में ही जा रहा हूँ। दूसरे मेरे खुद के जो घरेलू काम है, पारिवारिक और सामाजिक जो जिम्मेदारी हैं, उनको करना, घर को एक बार संभालना, और राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब तो है नहीं। और कोई कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ लिया, ये भी नहीं है। ये तो जनता जनार्दन तय करती है कि किस तरह से क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, और वो तो तभी तय हो पाएगा। मैं अभी तक तो ऐसा कुछ रूपरेखा मैंने बनाई नहीं है कि मैं यही करूँगा, राजनीति में जाऊँगा, या ये मेरी विचारधारा है। तो अभी तो बहुत ही जल्दी होगा कुछ भी इसके बारे में। अभी राजनीति में जाने का कोई अभी तक फैसला नहीं लिया है? नहीं, अभी तक कोई इस तरह का कोई फैसला नहीं है। भविष्य में अगर कोई विचार आया तो सोचेंगे। जो जिम्मेदारियां हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं पहले करने वाली, वो करने के बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, कुछ ऐसा माहौल बनता है, विचार खुद के भी ऐसे होते हैं, तो एक इस बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल बात आज अभी इस वक्त की करें, ठीक है, ऐसा कोई विचार है नहीं अभी। ठीक है। चलिए, बता दीजिए कि वो उपलब्धि जिस पर आपको नाज है, गर्व है, आप खुश होते हैं कि यार ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी जो है ना उपलब्धि है। नहीं, चूँकि डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, इससे रिलेटेड ही जो चीज़ें हुई, इस हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपी नहीं होती थी, बाहर 2003 में शुरू हो गई थी। इस हॉस्पिटल में काफ़ी प्रयास किए थे जब मैं पीएमओ नहीं था तब भी, लेकिन जब पीएमओ बनने के बाद में कुछ ऐसे लकीली जिला कलेक्टर से ऐसे मिले, क्योंकि हर बार उसके अध्यक्ष नहीं होते हैं, वो कन्विंस हुए, इक्विपमेंट्स खरीदे गए। तो जो हमारी इस वक्त जो इक्विपमेंट्स हैं जिला अस्पताल में जो हमने खरीदे, शुरू में रामनिवास जी कलेक्टर साहब थे, उन्होंने कन्विंस किया साहब ये इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, तो वो खरीदे गए। 28 लाख की मशीन खरीदी गई, हार्मोनिक खरीदा गया। तो इक्वल टू ये जो जिन इक्विपमेंट्स की बात करूँ मैं, ये SMS हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स के इक्वल है। क्या बात। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सियाम मशीन हमारी ख़राब हो गई, चौधरी विनोद कुमार जी को कहा साहब मशीन ख़राब है, उन्होंने पैसा दे दिया, दूसरी आ गई। तो 2 सर्जरी गरीब लोग चले जाते थे, यहाँ नहीं हो सकती, बाहर 30-35 हज़ार रुपये लगते हैं, वो वहाँ पे होते, थोड़ा अच्छा लगता है, संतोष होता है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। चलिए, पीएमओ के रहते या वैसे बात करें कि सरकारी सेवा में रहते हुए कोई ऐसी कोई कसक जो मन में रह गई कि जो आप पूरा नहीं कर पाए? देखिए, डॉक्टर प्रोफेशन के अलावा मेरे मन में हमेशा ही कुछ अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, बच्चे हैं या कम्युनिटी है या महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे मैं काम करना चाहता हूँ। बराबरी की हम सब बात करते हैं, आज महिला दिवस है, मनाते हैं, बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, बालिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
इबादत करते हैं। मेरी समझ में ये बातें थोड़ी कम आती हैं। जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसका मतलब हमने उनको इक्वलिटी दी ही नहीं। मैं इस फील्ड में महिलाओं के लिए खास तौर पे काम करना चाहता था और करना चाहूँगा आगे भी, क्योंकि उनको बराबरी का दर्जा मिले। बराबरी का दर्जा कब मिलेगा? जब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होएंगी। और सर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है, मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानता हूँ जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, डॉक्टर हैं या कुछ और पोस्ट पे हैं, पर उनको यही नहीं पता कि वो जो पैसे का मैनेजमेंट कैसे करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें, और उनके पास जो डिसिसिव पावर है वो उनके पास नहीं है। जब तक ये आज़ादी नहीं मिलेगी तो ऐसा बराबरी वाला संभव नहीं है। और मैं इस पे, मेरा बहुत रुचि का विषय है और मैं इसमें कुछ करूँगा तो मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। चलिए, बिल्कुल जो आपने मन में ठाना तो निश्चित रूप से होगा। और लास्ट में एक सवाल जो व्यक्तिगत, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि 60 साल में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन रख पाए हैं आप, और मैं तो ईश्वर से कहूँगा कि आप हमेशा इसी तरह से मेंटेन रखें अपने आप को। लेकिन इसका राज बता दीजिए कि ताकि जो हमारे बाकी जो देखने वाले हैं, या खुद मैं बात करूँ कि 16 साल आपसे छोटा हूँ लेकिन आपके सामने, तो ये राज क्या है? मेरे को आराम पसंद, कोई चीज़ मतलब जैसे सो रहे हैं, ऐसी नहीं है, लाइट चली गई तो मुझे पता भी नहीं लगता, या बिंदास रहना। किसी से कोई बात है तो तुरंत उसके साथ उसी वक्त झगड़ा कर लेना, बोल देना, उसको दिमाग में नहीं रखना। और थोड़ा सा भाग दौड़ने में विश्वास भी है, खेलना कूदना, भागना, साइकिलिंग, फिटनेस के लिए ये भी सब है। और दोस्त भी बड़े अच्छे हैं, ईदों के साथ मिल के ये सब। बाकी तो ईश्वर की जो है देन कृपा। चलिए, ईश्वर कृपा बनी रहेगी। तो ये थे हमारे डॉक्टर MP शर्मा, जो राजकीय जिला अस्पताल के PMO रहे और वह निवृत्त हो चुके हैं सरकारी सेवा से, और अब सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, या यूँ कहें कि सार्वजनिक जीवन तो है ही, क्योंकि एक बहुत अच्छे सर्जन हैं और आदित्य हॉस्पिटल है जिसमें ये अपनी सेवा दे रहे हैं फिलहाल। तो डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत